नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 24 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेस्पेक्ट टू निक्षय पोषण योजना लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। पॉज करके पढ़िएगा एक एक स्टेटमेंट को और आंसर दीजिएगा। दोस्तों आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रिसेंटली एक WHO मीट अटेंड किया, तो उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि इंडिया हैज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी ऑफ एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025. इंडिया वुड अचीव दिस टारगेट 5 years ahead of the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक था ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह निर्मार्जन करना। ठीक है, तो इंडिया ने यह बोला है 2025 तक इंडिया ये काम पूरा करेंगे। ठीक है, अब ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Tuberculosis majorly affect the lungs and can affect other parts of the body as well. Symptoms of active TB, देखो दो तरह के टीबी होते हैं, एक होता है एक्टिव टीबी, एक होता है लेटेंट टीबी। एक्टिव में क्या है, जेम्स रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड्स इन द बॉडी कॉजिंग टिश्यू डैमेज, एक खतरनाक है जिसे जेम्स स्प्रेड हो जाता है। लेटेंट टीबी क्या है, इसमें क्या ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, पर ये क्या लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये शरीर के अंदर ये जेम्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है, शरीर के अंदर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब देखो ट्यूबरकुलोसिस की मेजर सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक कफ है, ब्लड एंड म्यूकस है, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ये सब है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके बारे में, निक्षय पोषण योजना के बारे में देखते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ ₹500 पर मंथ फॉर ईच नोटिफाइड टीबी पेशेंट फॉर ड्यूरेशन फॉर विच पेशेंट इज ऑन एंटी टीबी ट्रीटमेंट। 500 रुपये देगा इंसेंटिव। ठीक है, कैश देता है। द स्कीम इज रजिस्टर्ड अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सीधा अकाउंट में आ जाएगा। द इंसेंटिव्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश ओनली वाया DBT, प्रेफरेबली थ्रू आधार एनेब्ल्ड बैंक अकाउंट्स, जैसे हमारा जनधन अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, ये सब के थ्रू डिस्पर्स करते हैं जो पैसे हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्कीम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। अब दोस्तों इसमें लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में फ़र्क है। अब देखो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा, कभी 50-50, मतलब सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल 50% लेगा, स्टेट्स 50% लेगा, कभी 70-30 हो जाता है, कभी 40-60 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें कॉस्ट शेयरिंग होता है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलने से क्या होगा, 100% सेंटर पैसे खर्चे करेंगे, राइट। तो दोस्तों हमारी तीनों स्टेटमेंट सही निकल रहा है। इट इज ए डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर, सही है, ठीक है, जनधन अकाउंट के थ्रू। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यार सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बीच में जो अंतर है। तो ऐसे मेरा तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेस्पेक्ट टू द PM केयर्स फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज करके तीनों स्टेटमेंट को ठीक से देख लीजिए और आंसर दीजिए। द आंसर इज ऑप्शन D, 1 ओनली। दोस्तों पहले तीनों स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ऑडिटिंग ऑफ द फंड्स विल बी डन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड नॉट द CAG। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम हुआ था पार्लियामेंट में कि अपोजिशन ने पूछा था कि CAG ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है PM केयर्स में, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया था इसमें कंप्लीटली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है और इस पर CAG ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्लियर हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या है, द PM केयर्स फंड्स डस नॉट अलाउ कंट्रीब्यूशन बाय द कॉर्पोरेट्स विच विल क्वालिफाई एज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, मतलब CSR फंड। ये स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले CSR फंड क्या है समझना होगा। ये मैंने पहले एक बार वीडियो में बताया था, फिर से बताऊंगा आगे। वैसे द स्टेटमेंट होना चाहिए PM केयर्स अलाउ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अलाउ करता है, ये मैं समझाता हूं आपको। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, टैक्स डिडक्शन प्रोवाइडिंग 80% इज गिवन। दोस्तों ये गलत है, 100% टैक्स डिडक्शन देता है। अगर आप PM केयर्स फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया वॉलंटियरली, तो उतना पैसा आपका पूरा टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है, राइट। देखो दोस्तों, ऑडिटिंग ऑफ द फंड्स एंड इट स्पेंडिंग ऑफ द फंड विल बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एजेंसी से करवाता है
ऑडिटिंग, CAG से नहीं। अब पीएम केयर्स फंड्स अलाउज कॉर्पोरेट्स टू कंट्रीब्यूट टू द CSR फंड विच गोस अगेंस्ट सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं CSR क्या है। देखो CSR फंड ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है जिसकी एनुअल टर्नओवर बहुत ज्यादा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है, उनको एज CSR एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के नाम पे गवर्नमेंट को पूरा प्रॉफिट का 10 या 15% देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है CSR फंड। और एक रूल है सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के अनुसार, ये जो पैसे देगा ये डेवलपमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव लोकल कम्युनिटी इन द एरियाज वेयर द कॉर्पोरेट इज लोकेटेड। जहां वो कॉर्पोरेट एजेंसी लोकेटेड है, जहां वो कंपनी लोकेटेड है, उधर की डेवलपमेंट के लिए, लोकल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ये जो पैसे है यूज करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, पर अभी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, गवर्नमेंट कंपनीज को तो देना ही है CSR के रूप पे, पैसे देना ही है गवर्नमेंट को और खर्चा करना ही है, तो वो जो पैसा है आप पीएम केयर्स में भी दे सकते हो। मतलब आप लोकल एरिया के डेवलपमेंट में मत जाइए, आपको अगर देना है तो पीएम केयर्स में दे दो, आपका CSR फंड में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना स्टेटमेंट 2 जो है, पीएम केयर्स फंड डस नॉट अलाउ कंट्रीब्यूशन बाय द कॉर्पोरेट्स, गलत है, पीएम केयर्स अलाउस, ये होना चाहिए। अब स्टेटमेंट 3 है, डोनेशन टू द पीएम केयर्स फंड शैल बी एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, यू गेट ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन योर एंटायर डोनेशन ऑफ ₹2.5 लाख। अगर आपने 2.5 लाख रुपए डोनेट किया तो आपका टैक्सेबल इनकम 20 लाख है अगर, तो 17.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 5 लाख दिया तो 20 से 15 हो जाएगा। तो यह है ऑन March 28, 2020 as the incorporation of a new relief fund was announced by the Prime Minister office, Ministry of Corporate Affairs swiftly issued a general circular which classified that any contribution made to the new fund, that is PM CARES fund, shall qualify as CSR। ये मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, मतलब अगर PM CARES में कोई कंट्रीब्यूशन दे दिया वो CSR में काउंट हो जाएगा। ठीक है, CSR करके फिर अलग देने की जरूरत नहीं है। राइट दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, a predator of almost all flying insects, it injects a fluid into its victims that breaks down the muscle tissue. It is also called as assassin fly. About which of the following insect the statement relates to? आंसर बता दीजिए इसका पॉज करके। द आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर फ्लाई। दोस्तों आज ही हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ है रॉबर फ्लाई के बारे में। मैंने आपको पहले भी बता दिया हूं, जितने भी ऐसे आर्टिकल्स आता है इसको एक बार पढ़ना ही है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्या है, एक एक टर्म ऐसे आता है, एक एक स्पीशीज के नाम ऐसे निकलता है, ये क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, ये समझना ज़रूरी है। तो रॉबर फ्लाई के बारे में देखते हैं। दोस्तों ये जो फोटो में दिख रहा है यही है रॉबर फ्लाई। ये स्टेटमेंट्स जो लिखा है पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। दोस्तों ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये प्रेडेटरी इंसेक्ट है, ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते इससे जो छोटे होते हैं। इसकी जो टांग देखो इतनी लंबा, ये एयर में ही पकड़ लेते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को और क्या करते हैं, दे इंजेक्ट विक्टिम्स विद देयर सलेवा। इसकी जो सलेवा है वो न्यूरोटॉक्सिक एंजाइम्स है, पूरा पैरालाइज कर देते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स टू लिक्विफाई द इनार्ड्स ऑफ देयर प्रे। जो जिस इंसेक्ट्स को ये पकड़ते हैं, जब ये सलेवा इंजेक्ट करते हैं ना, तो इसकी पूरा इंटरनल ऑर्गन से पूरा लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, then they fly off with the prey between their legs to an undisturbed branch where they suck the innards through the proboscis। ठीक है, तो बेसिकली यही बोला है, इसको पकड़ के इसको पूरा पैरालाइज करके लेके जाते हैं, फिर उसका अंदर के जितने भी है वो सक कर लेते हैं। ये है रॉबर फ्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विद रेस्पेक्ट टू द G4 नेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। पॉज करके आराम से तीनों स्टेटमेंट को अच्छा सा पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 1 क्या है, G4 नेशंस कंप्रेसेस ऑफ ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, बिल्कुल सही है। द मेन पर्पस ऑफ G4 नेशंस इज फॉर परमानेंट सीट्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये चारों स्टेट का यही कहना है साथ में मिलके कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का रीअरेंजमेंट होना चाहिए, उसमें और भी मेंबर्स को ऐड कर लेना चाहिए। इसके बारे में एक न्यूज़ आया था आज, तो हर्षित द्विवेदी सर ने ऑलरेडी कवर कर चुका है अपने डेली करंट अफेयर्स में अच्छी तरह। तो आप देख सकते हो पूरे जो मीट हुआ है रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स का G4 नेशंस का, उसमें क्या क्या बातें हुआ, क्या क्या इनका प्लान है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब फिर से बता दिया है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो गलत है, इंडिया इज करेंटली ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों
ये स्टेटमेंट जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर सच तो ये है, इंडिया करंटली इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट कैटेगरी। दोस्तों न्यूज तो आया था काफी दिन पहले कि इंडिया इलेक्ट हो गया नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल में, पर दोस्तों एक चीज याद ध्यान रखना कि वो इलेक्शन जो है 21 और 22 के लिए, वैसे 2 साल के लिए होता है, ठीक है। अब इंडिया सेलेक्ट हुआ है 21 और 22 के लिए, 2021 से 2022 तक। अब तो 2020 चल रहा है, अब नहीं है। अब G4 कंट्रीज मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है? टू सपोर्ट ईच अदर्स बिड्स फॉर परमानेंट सीट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ईच ऑफ दिस 4 कंट्रीज हैव फिगर्ड अमंग द इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सिंस द यूएन एस्टैब्लिशमेंट। मतलब ये चारों कंट्रीज जो है अपनी प्रेजेंस दिखाया है, यूएन जब से इंसेप्ट हुआ था तब से ये नॉन परमानेंट कैटेगरी में है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कंटिन्यूज है, इंडिया कभी 3-4 बार यूएन नॉन परमानेंट कैटेगरी में मेंबर बन चुका है, ठीक है। Their economic and political influence has grown significantly in last decades, reaching a scope comparable to the permanent members. इनकी जो economic and political influence है ये काफ़ी डिकेड से, काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। G4 campaigns for UN reforms, including more representation for developing countries, both in permanent and non-permanent categories. तो ये लोग, ये चारों कंट्रीज मिलकर क्या बोल रहा है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डेवलपिंग कंट्रीज को भी ऐड कीजिए। अब आप जो 5 हैं वो एकदम बादशाह बन के बैठे हो, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज को भी इंक्लूड कीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज को भी चांस दीजिए, यही बोल रहा है। मेंबर स्टेट्स हैव इलेक्टेड इंडिया टू विन द नॉन परमानेंट सीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 2021-22 विद ओवरवेलमिंग सपोर्ट। इंडिया को बहुत सपोर्ट मिला था एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड 2021 और 22 के लिए वो। अभी का जो मेंबर्स का नाम मैं इधर लिखा हूँ, बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडियंस, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ओ स्मार्ट स्कीम इज एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? पोस्ट करके पढ़िए। आई होप आपने पोस्ट करके आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज ओ स्मार्ट, राइट। देखो दोस्तों, ये यूनियन कैबिनेट ने ये जो स्कीम है 2018 में अप्रूव किया था, पर इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है अभी हो रहा है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, राइट। अब ये सर्विस में क्या क्या है? OSMART will provide economic benefits to a number of user communities in the coastal and ocean sectors, namely fisheries, offshore industry, coastal states, defense, shipping, ports, etc. मतलब जितने भी ओशन सेक्टर में काम कर रहा है, ये जो यूजर कम्युनिटीज के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। इट सीक्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग टू SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विच एम्स टू कंजर्व द यूज ऑफ ओशियंस मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो स्कीम है, इट सीक्स टू एड्रेस इश्यूज, जितने भी इश्यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए है, इसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज के, इसको ये एड्रेस करेगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये होता है दोस्तों, डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए हमारे लिए भी, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट जनरेशन के लिए, पर ऐसा डेवलपमेंट करो कि आगे वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उनका नीड पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो प्रेजेंट नीड, प्रेजेंट हमें क्या चाहिए वो तो डेवलपमेंट के थ्रू आप कर ही रहे हो, पर ऐसा डेवलपमेंट करो जो आगे वाली जनरेशन भी उनको भागना ना पड़े कोई रिसोर्सेस के लिए, ठीक है। ये होता है, ऐसा जो करते हैं इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इट सीक्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच एम्स टू कंसर्व, क्या क्या एम है? कंसर्व द यूज ऑफ ओशियंस, ओशियंस का जो यूज हो रहा है, ठीक है, उसको कंसर्व करो, ज्यादा पोल्यूट मत करो, और मरीन रिसोर्सेस का भी ऐसा यूज करो, मतलब पूरा एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सब इश्यूज में ये एड्रेस करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। अब देखो ब्लू इकोनॉमी क्या है, ब्लू इकोनॉमी भी उसी से रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड है, अंडर वाटर लाइफ से रिलेटेड है ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जितने भी इंप्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट्स का, वो सबकी एस्पेक्ट्स में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जो है प्रोवाइड करेगा, एक्सपर्ट ओपिनियंस प्रोवाइड करेगा, मतलब जितनी भी साइंटिफिक हेल्प चाहिए, टेक्नोलॉजी वाला हेल्प चाहिए, वो सब ओ स्मार्ट स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। द स्टेट ऑफ आर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश स्कीम विल हेल्प इन इफेक्टिवली डीलिंग विद ओशियन डिजास्टर्स लाइक सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस एक्सेट्रा। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब लेटेस्ट आर्ट, एडवांस्ड आर्ट, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं।
सुनामी के लिए, साइक्लोन्स के लिए जो वार्निंग सिस्टम है एकदम एडवांस्ड वाला लगाने का हेल्प करेगा ये जो स्कीम है, राइट। वैसे दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी कि इंडिया में एक सुनामी वार्निंग सेंटर है, वो कहाँ लोकेटेड है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों ब्लू इकोनॉमी के बारे में मैं बताता हूँ क्या है। द ब्लू इकोनॉमी इज एन emerging concept which encourages better stewardship of ocean or blue resources and sustainably manage, protect and preserve our ocean now for the sake of present and future generation। तो बेसिकली ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही हो गया। मैंने आपको समझा दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसा है। बेसिकली हमारा जो ब्लू इकोनॉमी, हमारे जो ओशन है, हमारे वाटर रिसोर्सेस है, इसको ऐसे प्रिजर्व करो, ऐसा इसका डेवलपमेंट करो ताकि आगे वाले जनरेशन भी अच्छा से इसको यूज कर पाए, राइट दोस्तों। तो हमारे 5 क्वेश्चन यही थे, ये कल का होमवर्क था। आंसर इज शबरीमला टेम्पल पतनमतिट्टा। पतनमतिट्टा केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर स्थित है शबरीमला टेम्पल। काफ़ी फेमस टेम्पल है, लाखों पिलग्रिम्स आता है दर्शन करने के लिए। डीटी का नाम है स्वामी अय्यप्पन। दोस्तों शबरीमला टेम्पल जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा था करीब 1.5-2 साल पहले, क्योंकि शबरीमला टेम्पल का एक स्पेशलिटी है, उधर मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज़ की एंट्री मना है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए करके। इसके बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में आया था शबरीमला टेम्पल। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों ये एक मैप है। एक न्यूज़ आया था दोस्तों, रिसेंटली अबाउट 400 पायलट व्हेल्स डाइड इन ए मास स्ट्रैंडिंग ऑन टैस्मानिया's वेस्ट कोस्ट। लोकेट टैस्मानिया इन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो एज पर द कोर्ट्स मेंशन। मैंने ABCD लगा दिया हूँ। टैस्मानिया जहाँ एक कांड हुआ, काफ़ी सारे व्हेल्स मर गए, ये कहाँ लोकेटेड है आपको बताना है, राइट। ये कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों की वैल्यूबल कमेंट्स एंड व्यूज प्लीज लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एज यूजुअल इस PPT की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।